वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकार बंधुओं को हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। आज आयोग की तरफ से हम यहाँ आए और इस जनपद की अनुसूचित जाति और जनजाति के संबंध में जो योजनाएं चलती हैं और जो उनके विषय में और कुछ योजनाएं बताने की थी, तो उसका 1 साल का लेखा जोखा हम लोगों ने यहाँ अपने अधिकारियों से जाना है। और जो कुछ कहीं कमी एक तो दिखी नहीं है, लेकिन फिर भी और बेहतर काम हो उसके लिए हम एक दूसरे से अपने सुझाव साझा किया है। सरकार क्या बेहतर कर सकती है, आयोग क्या कर सकते हैं, जिससे अनुसूचित जाति के लोगों को और ज़्यादा लाभ मिले और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इस विषय पर कामकाज की समीक्षा हम लोगों ने आज किया है और लोगों का हम लोग जो काम करते हैं उसकी समीक्षा कर लेते हैं। तो कुछ सरकार की तरफ से कुछ ज़्यादा कुछ करना होता है वो तो आज की बैठक में ये हम लोग उसका लेखा जोखा देखा और समीक्षा किया है। और अब हम वृद्धा आश्रम और जो छात्रावास है उनका हम स्थलीय निरीक्षण यहाँ करने जाएंगे। और बाकी आप लोगों को कुछ अगर विषय पूछना है तो आप सवाल वहाँ छात्रावास भी है और वृद्धाश्रम भी है, 2 हैं, हम वहाँ अभी जाएंगे। ये रामनगर वाला कैसे बन रहा है? हाँ, बना जा रहा है। मुझे लगता है वो आश्रम पद्धति स्कूल है, आश्रम पद्धति स्कूल अभी बात होती है। रामनगर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट समाज कल्याण अधिकारी यहाँ नहीं क्या उनका तो बैठना चाहिए था। अच्छा, वृद्धाश्रम है भारत सरकार। आप लोग जहाँ आप रह रहे हो ऐसे सभी लोग पूजनीय हो। काशी विश्वनाथ की धरती में आपको दुनिया के लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने, अपने को लगता है कि वो कुछ सुधार के जाएंगे या बाबा का आशीर्वाद लेके जाएंगे। आप लोग यहीं पले हो, यहीं के खून है, यहीं की मिट्टी में आप पले बड़े हो, तो यहाँ जो काम होंगे मुझे लगता है अच्छे ही होंगे। लेकिन समस्या अब एक पत्र से अलग हट के हम बोल रहे हैं कि ये वृद्धाश्रम का कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। जो कि हमारे संस्कारों को पढ़ा गया है वो हमारे सबके लिए मार्गदर्शक है। इतनी अच्छी शिक्षा दी बच्चों को कि तरक्की कर गए और उनकी छाती चौड़ी हुई जब बेटा IAS बना होगा। लेकिन उसके परिणाम जो उनको देखने पड़े, ये किसी माँ बाप को देखना ना पड़े, ये बहुत ख़राब शुरुआत है पढ़े लिखे की। हम पढ़ाई लिखाई की बात करके हम अनपढ़ ही इसलिए गलती करते हैं। गांव में हमारे माँ बाप पढ़े थे, अनपढ़ थे, तो कोई बात नहीं भैया हम तो अनपढ़ हैं, हो गया होगा। लेकिन संस्कार इतने थे कि मेरा जिस बैल से हम जोतते बोते थे गांव में वो वृद्ध हो जाता था और इतना ही अवस्था जर्जर होती थी कि बैठ जाता, उठ नहीं पाता था। उस समय गांव के 4 लोगों को बुलाते थे और उस बैल को हम लोग सहारा देकर खड़ा करते थे। सही बात। और जब खड़ा करते थे तो कुछ देर तक कंधे पर बांस लगा कर खड़ा रखते थे और घर मालिक पैर दाबता था बैल के, और जब धीरे लोट देते, जब खड़ा हो जाता अपने आप तो बांस हटाते उसको और गर्व से कहते थे हमने इनकी कमाई खाई है, ये मेरी चौखट में मरेंगे। हाँ, ये जानवर के प्रति हमारे भाव थे। सही बात। जनजाति आयोग की तरफ से जो भारत सरकार और उत्तर सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी समीक्षा करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे और उसी की समीक्षा हम लोगों ने किया है। तमाम योजनाएं अनुसूचित जाति के लिए चलाई जाती हैं और अधिकारी लोग क्रियान्वयन करते हैं, तो देख लेते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। और अधिकारियों की तरफ से कुछ समस्याएं होती हैं, जो उनके सुझाव आते हैं हम सरकार तक पहुँचाएँगे और जो सरकार की योजनाएँ हैं उन्होंने चलाया और उसकी समीक्षा हमने किया है। सब केंद्र सरकार हाल ही में IAS की परीक्षा हुई है, उसमें ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले छात्र क्वालिफाई किए हैं, हिंदी वाले कम पढ़े हैं। इसका क्या कारण है? क्या इसके लिए कुछ हिंदी मीडियम वाले को प्राथमिकता की कुछ पहल करेंगे आप? अब ये परसेंटेज भाई देखना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी पास हुए या जो मेधावी छात्र थे वो पास हुए हैं, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले ही हों। मुझे लगता है कि ये उनकी विद्वता और मेधावी छात्र ही आए हों जिन्होंने सारे प्रश्न हल किए होंगे, तो चाहे इंग्लिश के हों चाहे हिंदी के हों। अगर उसमें इंग्लिश के प्रश्न ज़्यादा आए हों और हिंदी वाले कम आए तो ये तो जो परीक्षा प्रणाली है उसको देखना पड़ेगा। उस पर ज़्यादा हमारा स्पष्ट मत नहीं है,
लेकिन मेधावी छात्र तमाम हिंदी के लोग थे, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी रहे हों, सब लोग रहे और टॉपर रहे हमेशा हिंदी के। तो किस परिप्रेक्ष्य में आपका सवाल हम ज़्यादा नहीं बता पा रहे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले पास हुए हैं तो उनका ये कहना था कि हिंदी को बढ़ावा देने की बात की जाएगी। अब लेकिन पास जो हो रहे हैं लड़के वो इंग्लिश मीडियम वाले पास हो रहे हैं। गांव के जो लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, जो हिंदी से पढ़ के जाते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के जाते हैं, तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि भाई हिंदी में प्रश्न पत्र बनाया जाए। और क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी हैं, भारत हमारा हिंदुस्तान हिंदी का देश है और वो हर कार्यालय में हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं। और अंग्रेजी तो जैसे हमारे संस्कारों को अंग्रेजी शिक्षा खाई जा रही और अंग्रेजी आके हमारी हिंदी खाई जा रही है। तो अगर इस तरह की कोई कमी है तो हिंदी में हमारा हिंदुस्तान है और हिंदी में प्रश्न पत्र बनाया जाए। आधे हिंदी बना दीजिए, आधे अंग्रेजी बना दीजिए। ये हम आपकी तरफ से हम अपील करना चाहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना को लेकर फैसला लिया गया, क्या कहना है? जाति जनगणना तमाम हमेशा से मांग रही है, वो नेता मांगे या जनता मांगे, लोग चाहते थे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको निराश नहीं किया। जो जनता की मांग थी कि जाति जनगणना हो जाए, तो ये आदेश करके उन्होंने, मुझे लगता है कि एक सराहनीय काम किया है। एक बहुत बड़ा प्रश्न खत्म हो गया। लोग मांग करके राजनीति करते थे और ये नेताओं की नहीं, जनता की मांग थी कि हम कितने हैं हमको पता नहीं, ये सरकार ही बता पाएगी कि हम कितने हैं। तो जाति जनगणना हो जाने के बाद वो साफ हो जाएगी और मोदी जी के समय में तमाम समस्याओं का समाधान अस्थायी होने जा रहा है। जैसे अभी तक गांव में हम आबादी में बसे हैं, मेरा कोई मकान कहीं चिन्हित नहीं था। आज घरौनी बना करके उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। अब मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरा मकान है, हमारी पीढ़ियां कहेंगी हमारे दादा का मकान है। और उसी तरह जाति जनगणना करने के बाद पता चल जाएगा कि हमारी जातियाँ कितनी हैं। लोग चुनाव लड़ने जाते हैं तो बता देंगे कि शहर में इतना पासी है, इतना पंडित है, इतना फला फला जवानी बताया करते हैं। तो अब जनगणना हो जाएगी तो ये नया दस्तावेज जो बनेगा उससे स्पष्ट हो जाए कि हमारी इस जात की इतनी संख्या है और फिर उस आधार पर राजनीति करने में और समाज सेवा करने में अच्छा लगेगा। तो हम सोच जाएंगे कहाँ खून खराबा होगा, जान जाएंगे, कम हो जाएंगे तो भी नहीं, ज़्यादा नहीं, एक सही फिगर आ जाएगी, खून खराबा कहीं नहीं होगा। क्योंकि भाईचारा हमेशा बना रहेगा, अपने देश में भाईचारा बना रहेगा। लेकिन जाति की जनगणना से रक्तपात नहीं होगा। हाँ, मांग कर सकते होंगे कि ये संख्या हमारी इतनी, हमको इतना दिया जाए। तो ये जमाने की बातें हैं। मुझे लगता है कि वोट जाति जनगणना न हो तब भी MLA MP के चुनाव परिणाम बता देते हैं कि कौन जाति पर भारी है। अनुसूचित जनजाति की मेधावी छात्राओं के लिए क्या कोई विशेष योजना आपके यहाँ है? हाँ, उनके लिए निःशुल्क कोचिंग चल रही है और आपके यहाँ भी 3 सेंटर चलाए जा रहे हैं। IAS की 1 सेंटर है और 2 PCS और JEE मेंस के हैं और ये निःशुल्क है पूरी तरह से। अच्छे टीचर हैं पढ़ाने वाले। और लेकिन ये दुखद परिणाम है, कभी हम पूछा तो बताते छोड़ के चले जाते हैं बच्चे। लेकिन ये अनुसूचित जाति के लिए बहुत बड़ी योजना है। जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन मेधावी छात्र हैं तो निःशुल्क कोचिंग को दी जा रही है। बोर्ड की परीक्षा में भी काफ़ी संख्या में जनजाति छात्राएँ, अनुसूचित जाति छात्राएँ कमाल की हैं, अच्छा नंबर पाई हैं। तो उनके लिए क्या कुछ विशेष योजना है? उनके लिए तो हम बधाई देते हैं। बाबा साहब ने तो साफ कहा था कि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी जिससे दुनिया के विकास के ताले खुलते हैं। तो शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ये चाहे अनुसूचित जाति को चाहे सामान्य को। हम सबसे अपील करते हैं बच्चों से कि मेहनत करके और अच्छे अंक हासिल करो और जीवन को संस्कारवान बनाइए। अंग्रेजियत की तरफ नहीं और विदेशी कल्चर की तरफ नहीं, अपना जो हिंदुस्तान का जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको आप अपनाइए और स्वदेशी बनिए। अच्छी शिक्षा ग्रहण करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जैसा छात्र बनिए जो विश्व के 6 या 7वें विद्वान माने गए और भारत के संविधान निर्माता बने और भारत रत्न लेके आए। उस ज़माने में जब अपार छुआछूत थी और आज सब कुछ बाबा साहब के देने के बाद हमको सर उठा के जीने के अवसर मिले, पढ़ाई में छात्रवृत्ति मिली, पढ़ाई की छात्रवृत्ति मिल जाती है, आरक्षण में नौकरी में आरक्षण, सब कुछ है। तो आज बढ़ने का अवसर बाबा साहब ने दिया, उसका लाभ लेते हुए ईमानदारी के साथ अच्छी पढ़ाई करो और कंपटीशन आने पर आरक्षण कम देखो, मेहनत से नंबर आगे ला करके आगे बढ़ने की उस तरह सीखो कि जैसे अकबर ने एक रेखा खींची थी, बीरबल से कहा कि इसको मिटाओ मत, इसको छोटी करो, तो बड़ी रेखा खींची गई थी। तो पढ़ाई लिखाई से इतना अच्छे अंक लेके आओ कि हमको न आरक्षण की आवश्यकता पड़े और न हमको कहीं कुछ दूसरे का हाथ फैलाना पड़े। क्रांति न्यूज़।